हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जब हम पैथोलॉजी की बात कर रहे थे, जो लास्ट वीडियोस आई थी पैथोलॉजी में, उसमें हमने बात की थी सेल एडेप्टेशंस के बारे में। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने 4 तरह की सेल एडेप्टेशंस पढ़ी थी। तो हमने पढ़ी थी सेल एडेप्टेशंस। कौन कौन सी सेल एडेप्टेशंस पढ़ी थी? हमने पढ़ा था हाइपरप्लेशिया, हमने पढ़ा था हाइपरट्रोफी, ठीक है, हमने पढ़ा था एट्रोफी और हमने पढ़ा था मेटाप्लेशिया। तो ये 4 तरह की सेल एडेप्टेशंस होती हैं। और सेल एडेप्टेशंस होता क्या है ये भी हमने बात कर ली थी उन्हीं वीडियोस में। तो हमने टोटल ये 4 चीज़ें पढ़ी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल इंजरी के बारे में। तो सेल एडेप्टेशंस हमने पढ़ा था, अब ये सेल इंजरी क्या है? तो इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल एडेप्टेशंस और सेल इंजरी है क्या। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं वैसे, लेकिन दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मल सेल है हमारा, ये एक नॉर्मल सेल है। इसके ऊपर अगर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, नॉर्मल सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके अंदर आती है अडेप्टेशन। वो सेल अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। उन अडेप्टेशंस की बात हमने कर ली थी, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी एंड मेटाप्लेशिया, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेस हटा लिया जाए, अगर ये स्ट्रेस हटा लिया जाए तो ये वापस से नॉर्मल आ जाएगा। अगर हमने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया तो वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेस रिमूव नहीं हुआ या फिर अडेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इनएबिलिटी टू अडेप्ट, इनएबिलिटी टू अडेप्ट मतलब सेल अडेप्ट कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, जो हमारा सेल है वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा? इनएबिलिटी टू अडेप्ट, अगर सेल अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा तब क्या होगा? तब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल इंजरी में। मतलब अब तो सेल को इंजरी हो ही जाएगी। अगर स्ट्रेस पड़ा था, जब स्ट्रेस पड़ा था तब तो अडेप्ट कर सकता था, लेकिन अगर अडेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इनएबिलिटी टू अडेप्ट है, तब उसे हम बोलेंगे सेल इंजरी। मतलब सेल को इंजरी होगी। अब सेल रिकवर कर पाएगा या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी सेल को इंजरी हो गई है, ठीक है। और ये सेल इंजरी डायरेक्टली भी हो सकती है अगर कोई इंजरियस स्टिमुलस आए, ऐसा कोई स्टिमुलस आए जो डायरेक्ट सेल को इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अडेप्ट करने का मौका ही नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में भी सेल इंजरी डायरेक्टली हो सकती है। अब अगर सेल इंजरी हो गई तो क्या होगा? अगर ये सेल इंजरी माइल्ड है एंड ट्रांजिएंट है, मतलब माइल्ड है और थोड़े समय के लिए अगर ये सेल इंजरी हो रही है, तब तो ये वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर जो इंजरी थी वो सीवियर है और प्रोग्रेसिव है, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हो रही है और बहुत सीवियर इंजरी है, तो उस कंडीशन में जो है उसे हम बोलेंगे क्या? इरिवर्सिबल इंजरी। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह की इंजरी बनती हैं। अगर सीवियर और प्रोग्रेसिव इंजरी है तो उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल इंजरी, तो ये हो गया हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी। और अगर माइल्ड एंड ट्रांजिएंट इंजरी थी तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल इंजरी, क्योंकि वो रिवर्स होके नॉर्मल सेल बना सकती है। तो एक चीज़ होती है स्ट्रेस पड़ता है तो सेल करता है अडेप्ट, और दूसरी चीज़ होती है इंजरी, ठीक है। स्ट्रेस पड़ा और अडेप्ट नहीं कर पाया तो भी इंजरी हो सकती है, और अगर इंजरी हो गई, अगर वो इंजरी थोड़े समय के लिए हो रही है और हल्की इंजरी है, मतलब माइल्ड इंजरी है, तो रिवर्सिबल बोलेंगे क्योंकि वो नॉर्मल सेल बना सकती है। लेकिन अगर वही इंजरी सीवियर है और प्रोग्रेसिव है तो उस कंडीशन में उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल इंजरी। और इरिवर्सिबल इंजरी अगर हो जाती है तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है हमारे पास नेक्रोसिस और एक हो सकता है हमारे पास एपोप्टोसिस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सेल इंजरी के कोजेज़ के बारे में। जो सेल इंजरी यहाँ पे हुई है, जो ये सेल इंजरी हो रही है, इसके कोजेज़ क्या क्या हैं, कि ये सेल इंजरी किस किस वजह से हो सकती है, उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कोजेज़ ऑफ द सेल इंजरी के साथ। हम स्टार्ट करते हैं कोजेज़ ऑफ द सेल इंजरी के साथ। और कोजेज़ ऑफ सेल इंजरी के अंदर जाने से पहले मैंने यहाँ पे बता रखा है कि सेल इंजरी होती क्या है। तो सेल इंजरी क्या है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द सेल ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट्स। तो सेल इंजरी क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड। सेल इंजरी, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द सेल ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट्स। बहुत सारे इटियोलॉजिकल एजेंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है? बहुत सारे कोजेज। तो सेल इंजरी के बहुत सारे कोजेज होते हैं जिसके कारण
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है सेल पे और जिसके कारण सेल में हो जाती है इंजरी, जिसे हम बोलते हैं सेल इंजरी। तो सेल इंजरी इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द सेल ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट्स। और उन्हीं इटियोलॉजिकल एजेंट्स या फिर कोजेज की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इटियोलॉजिकल एजेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहला इटियोलॉजिकल एजेंट हमारे पास जो है वो है हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है मोस्ट कॉमन कोज। हाइपोक्सिया होता क्या है? हाइपोक्सिया हम सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर के अंदर। हाइपोक्सिया होता है इनएडिक्वेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। जो हमारा टिश्यू है या फिर सेल है उनकी इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन है, जितनी ऑक्सीजन उनको मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है। मतलब ऑक्सीजन की एक तरह से कमी हो रही है टिश्यू या सेल के पास, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के अंदर कोजेज ऑफ हाइपोक्सिया की बात करें, हाइपोक्सिया किस किस वजह से हो सकता है? हाइपोक्सिया होता है इस्कीमिया की वजह से। इस्कीमिया का क्या मतलब हुआ? हम सबको पता है इस्कीमिया मतलब कि ब्लड सप्लाई जो है वो कम जा रही है। कोई भी टिश्यू है या फिर कोई भी सेल है उसके पास ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। और इस्कीमिया किस वजह से हो सकता है? या तो आर्टरी में कोई भी मतलब आर्टरी के अंदर कोई भी अड़चन आ रही है, जैसे कि थ्रोम्बोसिस हो गया, कोई थ्रोम्बस बीच में आ गया तो थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, या फिर एथ्रोस्क्लेरोसिस हो रखा है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस के कारण क्या होगा? आर्टरी के अंदर, जैसे मान लो ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, इस आर्टरी के अंदर कोई भी एथ्रोस्क्लेरोसिस होगी तो इस तरह से बीच में कुछ आ जाएगा, एथ्रोस्क्लेरोमेटस प्लैक बन गया मान लो ये। इसके कारण जो हमारी आर्टरी था, आर्टरी जो थी उसका जो ल्यूमन है वो कम हो गया। पहले ल्यूमन इतना था, अब ल्यूमन इतना हो गया, कम हो गया। तो मतलब कम ब्लड यहाँ से जाएगा, कम ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी टिश्यू या सेल के पास, तो उसकी उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोक्सिया। तो इस्कीमिया के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है। दूसरा रीजन जो है हाइपोक्सिया का वो है हमारे पास इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन ही कम हो रहा है। पल्मोनरी डिजीज हो गया मान लो, या फिर सीवियर ब्लड लॉस हो गया किसी को, तो उस कंडीशंस में हमको देखने को मिल सकता है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के हमने यहाँ पे दो रीजन पढ़े हैं, एक है इस्कीमिया और दूसरा है हमारे पास इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसमें ही ऑक्सीजन की कमी है। तो ब्लड में ही अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आगे जाने वाले जो टिश्यू या सेल जिसके पास ब्लड जा रहा है उसके पास तो ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। जो हमारा हाइपोक्सिया है वो किस तरह से सेल इंजरी कोज कर रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं कोजेज ऑफ सेल इंजरी। कोजेज ऑफ सेल इंजरी का पहला पॉइंट था हाइपोक्सिया, तो मतलब हाइपोक्सिया के कारण सेल इंजरी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वो हाइपोक्सिया के कारण जो सेल इंजरी हो रही है वो कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के कारण सेल इंजरी कैसे हो रही है उसकी बात करते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हाइपोक्सिया क्या करता है, वो एरोबिक जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन है उसको कम करता है, रेड्यूसेस द एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन क्या है? हमें पता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्या? एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी में? एटीपी सिंथेसिस होती है। तो एटीपी सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है एटीपी सिंथेसिस, वो होती है एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन के कारण। और अगर हाइपोक्सिया अगर हो जाएगा, हाइपोक्सिया के कारण क्या हो रहा है? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन में एरोबिक वर्ड है और ऑक्सीडेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो एटीपी सिंथेसिस कहाँ से होगी? एटीपी सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो थी वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में एटीपी की हो जाएगी कमी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो एटीपी की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी। और एटीपी सिंथेसिस कम होने की वजह से एटीपी कम हो जाएगा। और एटीपी कम होने की वजह से क्या क्या होगा वो हम बात करेंगे बाद में, कि किस तरह से एटीपी की कमी हमारे सेल को इंजरी पहुंचा सकती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हाइपोक्सिया किस तरह से इंजरी पहुंचाता है। तो हाइपोक्सिया का मेन जो रीज़न है वो है कि वो एटीपी की सिंथेसिस को कर देता है कम। तो इस पॉइंट को याद रखना। कोई पूछे कि हाइपोक्सिया किस तरह से सेल इंजरी करता है तो उसका मेन रीज़न है कि वो एटीपी की सिंथेसिस को कम करके इंजरी कोज करता है। अब इसका आउटकम क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस हो गया कम, तो इसका क्या क्या आउटकम हो सकता है ये डिपेंड करता है कितना हाइपोक्सिया हुआ है। अगर मान लो हाइपोक्सिया बहुत कम हुआ है, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की कमी जो हुई है वो थोड़ी सी हुई है, तो उस कंडीशन में हमारा सेल अडेप्ट कर सकता है।
अगर ज़्यादा हो गई तो इंजरी हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हो गया तो उस कंडीशन में सेल की डेथ हो सकती है। और डेथ होगी किससे? नेक्रोसिस से या फिर एपोप्टोसिस से। दो तरह से सेल की डेथ हो सकती है, नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। तो डेथ के कंडीशन में ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस। और डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हाइपोक्सिया हुआ है, उसके डिपेंड करते हुए या तो एडेप्टेशन करता है सेल, या फिर सेल इंजरी हो जाती है, या फिर सेल डेथ हो जाती है। तो हम तो बात कर रहे थे सेल इंजरी के कोजेज़ की, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या करवा रहा था? हाइपोक्सिया करवा रहा था एटीपी को कम, एटीपी को कम करवा रहा था हमारा हाइपोक्सिया। तो एटीपी की कमी के कारण सेल को इंजरी पहुंच सकती है। वो कैसे पहुंचती है वो हम बात करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, वो है हमारे पास फिजिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट्स की बात करें, फिजिकल एजेंट्स किस तरह से सेल इंजरी कोज करते हैं। फिजिकल एजेंट्स में सबसे पहला आता है हमारे पास मैकेनिकल ट्रोमा। और मैकेनिकल ट्रोमा की बात करें, कोई भी इंजरी हो रही है, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई, या मान लो किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, इसमें आ सकता है पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी, किसी ने किसी के चाकू घुसा दिया, तो वो भी तो एक पेनिट्रेटिंग इंजरी है। तो जहाँ पे चाकू घुसाया वहाँ के सेल्स को इंजरी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, तो ये आती है मैकेनिकल इंजरी में। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गन शॉट वाउंड्स। मतलब किसी ने गन शॉट मतलब शॉट गन से मारा किसी को, या फिर बंदूक से मारा, तो उस कंडीशन में जो है वो मैकेनिकल ट्रोमा है, और उसकी वजह से सेल इंजरी होती है और सेल डेथ होती है। नेक्स्ट जो कोज है, नेक्स्ट जो फिजिकल एजेंट है जो कोज कर सकता है सेल इंजरी, वो है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब कोल्ड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर गर्म टेम्परेचर है, मान लो किसी के ऊपर गर्म गर्म पानी गिर गया, तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा इंसान। तो उसे हम बोलते हैं बर्न्स। बर्न्स के कारण क्या होगा? जहाँ जहाँ वो गर्म पानी गिरेगा वहाँ पे क्या होगा? सेल इंजरी होनी ही होनी है, ये तो हम सबको पता है। तो जहाँ जहाँ जो भी सेल डेथ होती है वो सेल इंजरी के कारण ही होती है, कोई ना कोई उसका कोज होता है। यहाँ पे जैसे बर्न के अंदर कोज है टेम्परेचर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर ठंडा अगर कर दिया, डीप कोल्ड अगर कर दिया, तो उस कंडीशन में भी इंजरी हो सकती है सेल को। उसके अलावा है रेडिएशन। नेक्स्ट फिजिकल एजेंट क्या है? रेडिएशन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा मैकेनिकल ट्रॉमा, नंबर 2 थर्मल, नंबर 3 है रेडिएशन। और रेडिएशन में दोनों आ जाता है, आयनाइजिंग भी आ जाता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी आ जाता है। तो दोनों तरह के रेडिएशन यहाँ पे सेल इंजरी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट कोज है इंजरी का, वो है इलेक्ट्रिक शॉक। किसी को करंट लग गया तो उस कंडीशन में भी सेल इंजरी हो सकती है। तो हमने अब तक दो मेन पढ़ लिए हैं कोजेज। एक हमने पढ़ा था, नंबर 1 हमने पढ़ा था हाइपोक्सिया, ठीक है, सेल इंजरी का कोज। दूसरा हमने पढ़ा फिजिकल एजेंट्स, जिसमें हमने टोटल 4 चीज़ें पढ़ी, मैकेनिकल, थर्मल, रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिक शॉक। ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं केमिकल एजेंट्स पे, जो कि हमारा थर्ड कोज है सेल इंजरी का। तो थर्ड कोज जो है सेल इंजरी का, वो है केमिकल एजेंट्स। और केमिकल एजेंट्स किस तरह से सेल इंजरी कोज करते हैं, कौन कौन से केमिकल एजेंट्स है सेल इंजरी कोज करने वाले, उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है हैवी मेटल्स एंड पॉइजन्स। मान लो हैवी मेटल की कोई पॉइजनिंग होगी, एफएसएम जो है फॉरेंसिक मेडिसिन, उसमें आप पढ़ोगे कि जो हैवी मेटल्स हैं वो पॉइजनिंग कोज कर सकते हैं, जैसे आर्सेनिक। उसके अलावा एक होता है मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ठीक है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, ये सब जो है ये केमिकल एजेंट्स हैं जो सेल इंजरी कोज कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज भी हमारे पास हैं जो सेल इंजरी कोज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो गए, ठीक है, जो सेल इंजरी कोज कर सकते हैं, जैसे एस्बेस्टोस हो गया। कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्बेस्टोस का काम हो, तो उस वहाँ पे भी जो है सेल इंजरी हो सकती है इस एस्बेस्टोस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो गए जैसे एयर पोल्यूटेंट्स, स्मोक वगैरह, ये भी सेल इंजरी कोज कर सकता है। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से भी सेल इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो स्मोक है वो हमारे सेल को इंजरी कर सकता है। स्मोकिंग के कारण सबसे पहले तो मेटाप्लेशिया में भी हम पढ़ चुके हैं, स्मोकिंग वाले जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर मेटाप्लेशिया भी देखने को मिलता है। और अगर मेटाप्लेशिया होने के बाद भी वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो मैंने बताया था एडेप्टेशन अगर हुई और अडेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब अडेप्ट की हद होगी, जितनी सेल ने अडेप्ट करना था उतना कर चुका, अब तो हदें ही पार होगी, तो उस कंडीशन में इंजरी हो जाती है। तो इस तरह से सिगरेट स्मोकिंग भी सेल इंजरी कोज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस जैसे ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो ये सब केसेस में भी हम क्या बोलेंगे कि सेल इंजरी कोज करती है ऑटो इम्यूनिटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस 4 तरह की होती हैं, 1, 2, 3, 4। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी सेल इंजरी कोज कर सकती हैं। तो हमारे पास चौथा पॉइंट था इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, जिसमें 2 चीज़ें थी, ऑटो इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स। जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स, जेनेटिक रीअरेंजमेंट में क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स। जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में उन्हीं की कमी हो जाए जेनेटिक रीअरेंजमेंट के कारण। जैसे कि एंजाइम डिफेक्ट हो, जन्म से ही बच्चे के अंदर एंजाइम में डिफेक्ट हो किसी एंजाइम में, तो मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी। कोई भी एंजाइम हो सकता है वो, तो उस कंडीशन में भी सेल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज्ड डीएनए या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जेनेटिक वाले चैप्टर में। तो किसी के अंदर डैमेज डीएनए या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के एक्यूमुलेशन के कारण भी सेल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में ही वेरिएशन आ जाए तो उस कंडीशन में भी सेल इंजरी हो सकती है। तो ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट, जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स। अब चलते हैं 6th पॉइंट के ऊपर, और 6th पॉइंट है हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो हमें सबको पता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। ये सब क्या कोज कर सकते हैं? ये सब हमारे सेल इंजरी कोज कर सकते हैं। अरे भाई ये सब हमारी मतलब कोई भी फंजाई है, जैसे आजकल ये म्यूकोरमाइकोसिस चल रहा है, ब्लैक फंजाई जो चल रही है म्यूकोरमाइकोसिस, ये क्या है? ये एक तरह से सेल इंजरी ही तो करवाएगी ना, एक एक सेल कर करके टिश्यू को ख़त्म कर देगी। इसी तरह से ये अलग अलग पार्ट को ख़त्म करती जाती है, तो एक तरह से ये सब भी सेल इंजरी ही कोज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक फंगस में ब्लैकनेस आ जाती है आखिरी में, तो एक तरह से अलग अलग टिश्यू को नेक्रोसिस करा रही है ना, वो सेल की नेक्रोसिस करके ख़त्म कर देती है हर चीज़ को। तो ये है इन्फेक्शियस एजेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के कारण भी सेल इंजरी हो सकती है, जैसे प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसीज। ठीक है, उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक विटामिन्स, कुछ विटामिन्स हों, जैसे विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो ये सब भी सेल इंजरी कोज कर सकती हैं। उसके अलावा ये तो हो गया कमी की बातें। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जैसे ज़्यादा हो जाएं तो उस कंडीशन में भी सेल इंजरी हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोचो, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ाएगा कोलेस्ट्रॉल। एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करवा सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास हाइपोक्सिया करवा सकता है, इस्कीमिया कोज करके। हाइपोक्सिया एक कोज था किसका? सेल इंजरी का। देखो ना, सेल इंजरी कोज कर रहा है ये। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी सेल इंजरी हो सकती है, और विटामिन का अमाउंट जैसे कम होने से सेल इंजरी हो सकती है, वैसे विटामिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपर विटामिनोसिस में भी सेल इंजरी हो सकती है। लास्ट जो कोज है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि हमें उसका कोज नहीं पता है कि किस वजह से हो रही है, लेकिन सेल इंजरी हो रही है। ऐसी सेल इंजरी जिसकी रीज़न नहीं पता हो उसे हम बोलेंगे इडियोपैथिक। तो हमारे पास टोटल 8 चीज़ें हैं सेल इंजरी में जो हमने पढ़ी हैं। नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था हाइपोक्सिया के साथ। ठीक है, नंबर 1 हाइपोक्सिया था हमारे पास। नंबर 2 हमारे पास था फिजिकल एजेंट्स। नंबर 3 हमारे पास था केमिकल एजेंट्स, जिसमें हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 4 था इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। उसके बाद हमने जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स की बात की थी, फिर हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात की थी, और 7th नंबर में हमने बात की थी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की, और एट द एंड हमने बात की इडियोपैथिक कोज भी हो सकता है सेल इंजरी का। तो इस तरह से सेल इंजरी हो सकती है अलग अलग रीज़न से। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आने वाली है पैथोलॉजी में, उसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। ये तो हमने अलग अलग कोजेज़ पढ़ लिए कि इन कोजेज़ की वजह से हो सकती है सेल इंजरी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैकेनिज्म क्या है जो सेल इंजरी इन सब कोजेज़ के कारण हो रही है, वो कैसे कैसे हो रही है, मतलब सेल इंजरी किस किस तरह से हो सकती है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्रोसिस की और एपोप्टोसिस की। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे पैथोलॉजी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।